नमस्कार, मैं संजीव अवस्थी। आप देख रहे हैं हिल्स पोस्ट। आज हम सोलन की जोनाजी पंचायत के दयारक बुखार गांव में हैं और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले किसान शैलेंद्र कुमार से बात कर रहे हैं। शैलेंद्र अभी लगभग 6 बीघा भूमि में प्राकृतिक खेती करते हैं और सालाना 10 लाख तक कमा लेते हैं। आइए बात करते हैं शैलेंद्र कुमार जी से। मेरा नाम जी शैलेंद्र शर्मा और मेरा गांव ये दयारक बुखार, जौना जी मेरी पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट सोलन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको पारंपरिक खेती से प्राकृतिक खेती में जाने की प्रेरणा किस बात से मिली? देखिए, 2018 में जब हमारे राज्यपाल रहे यहाँ आचार्य देवव्रत जी हिमाचल प्रदेश में, तो कृषि विभाग की तरफ से हमें भी एक सेमिनार का मौका मिला, जिसमें हमने ये नेचुरल फार्मिंग की जो है ट्रेनिंग ली। और वहाँ से लगा कि ये अपनी जो खेती है इसको चेंज करना चाहिए। और फिर वहाँ से हमने ये खेती चेंज करी और इसको, जो हम पहले केमिकल खेती जो कर रहे थे, उसको मैं नेचुरल खेती में धीरे धीरे इसको हमने पूरा ही कन्वर्ट कर दिया है। जब आपने प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाए तो आपने अपने खेत में क्या बड़े बदलाव किए? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जब हमने नेचुरल फार्मिंग शुरू किया तो जो हम मिट्टी में केमिकल डाल रहे थे, और देखिए 3 चीज़ें हैं पौधे के, जो हमने वहाँ सीखा कि पौधे के लिए आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले तो आपको चाहिए न्यूट्रिशन। फिर उसमें बीमारी आएगी, जैसे फंगस आएगी। दूसरा है उसमें कीड़ा लगेगा। तो तीनों ही चीज़ों के समाधान हमारे को इस नेचुरल फार्म में मिल रहे थे। अगर हम केमिकल कर रहे हैं तो हमारे को पैसा खर्च करना पड़ रहा था। अगर हम नेचुरल फार्म में करते तो हमें घर में ही वो दवाइयाँ बना के घर में ही हमने उसको दवाइयाँ तैयार करके उसका छिड़काव करना था। तो हमने मिट्टी से शुरू करके मिट्टी में यूरिया डीएपी बंद कर दिया, जो हमारे नेचुरल फार्मिंग के देसी गाय से गोबर बनता है, धन जीवामृत उसको बोलते हैं, वो डालना शुरू किया। उसके बाद जितने इसके घटक हैं, जैसे खट्टी लस्सी है, जीवामृत है, दशपर्णी अर्क है, नीमास्त्र है, उसका छिड़काव करना शुरू किया। धीरे धीरे अपना पूरा हमने जो केमिकल को कन्वर्ट करके इसको नेचुरल फार्मिंग में ही हमने शुरू कर दिया। क्या आपने प्राकृतिक खेती में जाने के बाद से अपने उत्पादक की गुणवत्ता या स्वाद में कोई अंतर देखा है? बिल्कुल। अगर आप सबसे पहले तो बात करते हैं कि गुणवत्ता की, तो गुणवत्ता में ऐसा है कि उसकी जो लाइफ है काफ़ी अच्छी है, और उसका जो स्वाद है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जैसे मान लो हमारी लाल पीली कैप्सिकम ही है, जिसका मेरा मेन काम है, तो अगर हम केमिकल वाली कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हफ्ता 10 दिन रुकती है। लेकिन मैं यहाँ से जयपुर कैप्सिकम भेजता हूँ, तो जयपुर में इतनी गर्मी है, हफ्ते में एक बार सप्लाई वो मंगवाते हैं और लगभग पूरे हफ्ता 10 दिन वो वहाँ भेजते हैं। हाँ जी। दूसरा, अभी लास्ट ईयर हमारे आचार्य देवव्रत जी, जो आजकल राज्यपाल गुजरात हैं, वो आए थे आपके नौनी में। तो उन्हें हमने अपना लाल पीला जो कैप्सिकम वो गिफ्ट किया था। तो वो कैप्सिकम लेके गए उसको गुजरात, और वो उनका फ़ोन आया बाद में, शैलेंद्र कि ये जो कैप्सिकम है कम से कम 20 दिन ये ख़राब नहीं हुई हमारे यहाँ। तो मतलब उसकी जो लाइफ है, लाइफ काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, और बाकी टेस्ट में तो फ़र्क पड़ता ही है जी। जो ये रासायनिक आधारित कृषि है, अगर रासायनिक आधारित कृषि से प्राकृतिक खेती में बदलाव करने हो किसान ने, तो उसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो बंदे को माइंड सेट करना पड़ेगा। सारा कुछ माइंड से है। किसान माइंड सेट नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली में दिक्कत कहाँ है कि किसान सोचता है कि इतनी महंगी दवाइयों से कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप अभी हमारे फार्म पे आए हैं, हमारे पड़ोस में यहाँ 2-3 फार्म और भी हैं केमिकल वाले। अगर वहाँ आप शूट करेंगे, देखेंगे प्योर केमिकल कर रहे हैं और उनके हालात बदतर हैं। शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें हमें भी आई, तो उन्हें लगा कि नहीं ये तो चलेगी नहीं नेचुरल फार्मिंग। लेकिन आज उनकी ये परिस्थिति है कि वो लगभग आप ये मान के चलो कि 80-90% वो ख़त्म हो गए। इतने पॉली हाउस वाली के किसान हैं जो कैप्सिकम, हम यहाँ 2-5-7 किसान हैं कैप्सिकम का ही काम करते हैं, मेन रेड येलो कैप्सिकम का, बेल पेपर का।
तो वो बेल पेपर में उनका लगभग 80-90% वो उनका नुकसान हो चुका है। फिर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि इस साइड को आ जाए। तो मेरा जो अगला सवाल है वो छोटे किसानों को लेके है। तो छोटे किसानों के लिए प्राकृतिक खेती कितनी आसान है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं? देखिए ऐसा है ना जी, जो एक्चुअली में किसान है, किसान के पास गाय तो होगी, किसान के पास गाय तो होगी, और छोटा किसान एक गाय रख के अच्छी खेती कर सकता है, ठीक है ना जी। और शुरू में हमें भी ये सुनने को मिलता था, जैसे हमने खेती शुरू की, नेचुरल फार्मिंग शुरू की, तो कहते ये छोटे किसानों के लिए ठीक है, बड़े किसानों के लिए ठीक नहीं है। जो हमें, जो हमारे आस पड़ोस के किसान हैं, ऐसे चर्चा होती थी। तो फिर हम चले गए राजस्थान, गंगानगर। वहाँ हमने ऐसे भी किसान देखे जो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनका फार्म घूमने के लिए पूरा दिन लगता है, या उनका फार्म घूमना हो तो हेलीकॉप्टर से एक दिन में आप घूम सकते हो। गुजरात में ऐसे किसान हैं, वो भी नेचुरल फार्मिंग में आ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपके दवाई के नाम दिए, धन जीवामृत एक हमारा इसमें बनता है, तो हम वहाँ हाथों से फावड़े से वो धन जीवामृत बनाते हैं, गोबर गौमूत्र गुड़ बेस में मिला के वो बनता है। और वहाँ उन्होंने उसको बनाने के लिए जेसीबी रखी हुई है। तो वहाँ से माइंड सेटअप हुआ कि नहीं, जितना चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सभी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बात की कि माइंड सेटअप, बस माइंड सेटअप चाहिए। क्या प्राकृतिक खेती के बारे में कोई गलत धारणा या मिथक है जिसे आप स्पष्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये वही है ना, सारी बातें माइंड से है। धारणा तो आप जो मर्जी बना लो फिर। और इतनी आसान विधि है कि आप देसी गाय को रख के, देसी गाय के गोबर गौमूत्र से, आप जिसका नाम ही प्राकृतिक खेती है, कुछ आधान आपने प्रकृति से लेने हैं, उनको मिला के आपने दवाइयाँ बनानी है और उसका आपने स्प्रे करना है। तो ये तो बिल्कुल आसान सी खेती है। जैसे आपका ही गांव है, तो लगभग 80% लोग शायद अभी भी पारंपरिक खेती या केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बहुत से गांव में यही स्थिति है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि अभी भी लोग प्राकृतिक खेती की तरफ नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आना चाहते हैं? देखिए ऐसा है ना कि किसानों ने जो है, वही सबसे पहले तो माइंड सेटअप की बात होगी। दूसरी ये है कि अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैसे आप पारंपरिक की बात कर रहे हैं, तो पारंपरिक खेती तो ये हुई जो हम कर रहे हैं। एक्चुअली में वो तो केमिकल खेती है। पहले केमिकल खेती, पहले हमारे बुजुर्ग क्या करते, पारंपरिक खेती करते थे, फिर केमिकल खेती आ गई, फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती आई, फिर दोबारा से हट के इसको नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया। इसको हम पारंपरिक खेती बोल सकते हैं। तो वही माइंड सेटअप। और दूसरा क्या है कि किसान अभी जैसे जर्सी और उसने गाय रखी है, इसके लिए हमारे को देसी गाय चाहिए, तो वो थोड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। दूसरी ये चीज़ है कि जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें आपको मैक्सिमम जो है देसी बीज का उपयोग करना होता है। तो मैंने तो बहुत बड़ा रिस्क लिया है, 2018 से रिस्क लिया। और मैं, ये हाइब्रिड सीड है और सबसे महंगा सीड है, रिजवान कंपनी का इंप्रेशनल 75, ये रेड येलो कैप्सिकम, ये हमने 12-13 रुपये प्लांट खरीदा है, तो हम तो इसमें कर रहे हैं। आपके गांव में कितने किसान खेती करते हैं लगभग, और उनमें से कितने लोग प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं आज के समय में? देखिए ऐसा है कि छोटा सा मेरा गांव है डियार बुखार। लगभग यहाँ जितने भी हमारे परिवार हैं सारे खेती करते हैं। और केमिकल खेती के बाद अभी 2-3 सालों में 2-4 किसान आए हैं कि नहीं हम भी शुरू करते हैं। वो भी थोड़ा मिला जुला भी कर रहे हैं, प्रॉपर वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ केमिकल से उनका 80-90% नुकसान हो चुका है। और आप अभी हमारी फसलें देखिए, बिल्कुल ठीक है। बहुत सी बीमारी ऐसी है, बहुत सी बीमारियों का कारण ही केमिकल है। और उन केमिकल से, जो कैप्सिकम का हम अगर बात करें, कैप्सिकम में बिल्ट की प्रॉब्लम आती है, खरसूक भी हम उसको बोल देते हैं लोकल भाषा में, सूखने की बीमारी आती है। वो अगर आपके खेत में आ गई तो आज आपका एक पौधा सूखेगा, कल को 10 पौधे सूखेंगे, और एक हफ्ते में आपका पूरा खेत खत्म हो जाएगा, इस तरह की बीमारी हो। और जो ये कैप्सिकम मेरा लगा है, इसमें कोई 18-19 साल हो गए कैप्सिकम लगते लगते अंदर। और वो 2018 से पहले हमारे भी खेतों में वो बीमारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन जो हमें नेचुरल फार्मिंग के, हम इसमें दवाइयाँ डाली, जीवामृत डाला, खट्टी लस्सी की स्प्रे की, उससे वो बीमारी बिल्कुल आ ही नहीं रही हमारे खेत। प्राकृतिक खेती ने आपकी मिट्टी की सेहत
पानी के इस्तेमाल और पूरे खेत के वातावरण को कैसे प्रभावित किया? अब देखिए, अब भरी दोपहर में हम यहाँ खड़े हैं, आपको इससे ऐसा नहीं महसूस होगा कोई चक्कर आ रहे हैं, कोई स्मेल लग रही है। अगर ये कहीं केमिकल वाला शेड होता, पॉली हाउस है, शेड है, बंद है, गर्मी हीट है, तो यहाँ केमिकल में आप खड़ा नहीं हो पाते इतनी देर। नंबर एक। नंबर दो, मिट्टी तो नेचुरल सी बात है कि हमारी मिट्टी सुधरेगी और पानी की खपत भी इसमें कम होगी, क्योंकि इसमें हमारी मल्चिंग होती है, आच्छादन होता है, जिससे हमारा पानी कम लगता है। प्राकृतिक खेती ने आपकी आय और लागत पर क्या वित्तीय प्रभाव डाला? देखिए, 2018 से पहले जितने हमारे यहाँ पॉली हाउस हैं, लगभग 2700 स्क्वायर मीटर ये पॉली हाउस है। और 2018 से पहले भी अगर हम इसमें हमारा खर्चा जो था, लाख सवा लाख का खर्चा था केमिकल का। अभी मात्र हमारा बाज़ार से गुड़ और बेसन आता है जो हमारा खर्चा हो रहा है। बाकी कोई केमिकल में कोई यूरिया, डीएपी, कोई भी इस तरह का सामान नहीं आएगा। तो एक तरह से पूरा खर्चा जो हमने उसका तो बचा लिया है, वो तो पूरा बच गया हमारा जो केमिकल पे खर्चा था। मात्र अब गुड़ और बेसन भी किसान ही उगाते हैं। चना उगा ले उसका बेसन बन जाएगा, गन्ना उगा ले उसका गुड़ बन जाएगा। तो यहाँ चना और हमारे यहाँ ये ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो गुड़ और बेसन हमारे को मार्केट से खरीदना पड़ता है। आपने प्राकृतिक खेती जब शुरू की तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई चुनौतियां आपको रही होंगी। चुनौती भी रही हैं, बहुत सी चुनौती रही शुरू में। जैसे मैंने बोला कि बहुत सी बीमारियों का जो है प्राकृतिक खेती को आने से वो बीमारी कम हुई है। कम क्या हुई है, ख़त्म ही हुई है। और जो कुछ एक बीमारी है ऐसी जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं हुआ है, जैसे हमारे पॉली हाउस में कैप्सिकम में पाउडर मिल्टी लगती है। तो पाउडर मिल्टी लगने से क्या होता है कि आप ये देखेंगे अभी पत्ते हरे भरे हैं, तो हमारे पत्तों में ऐसा पाउडर सा लग जाता है पत्तों में, और वो पत्ते सारे गिर जाते हैं। तो क्या हुआ कि 2 साल जो शुरू किया, तो शुरू के दौर में वो पत्ते सारे गिर गए, और पत्ते गिरने से फ्रूट जो है एकदम से सारा बिल्कुल पक गया। और एक दौर होता है जब यहाँ की कैप्सिकम शुरू होती है और नीचे की कैप्सिकम जो है ख़त्म हो रही होती है, तो उस दौर में रेट मिलता है बहुत अच्छा। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने शुरू में कैप्सिकम बेचा 250-300 रुपये पर केजी, और जिनके केमिकल के पत्ते सही थे, पत्ते नहीं गिरे थे, उन्होंने कैप्सिकम 40 रुपये से बेचना शुरू किया। हमने 200-250-300 बेचना शुरू किया और लास्ट चुड़ान तक 80-90 रुपये बेचा। उन्होंने 40 रुपये से बेचना शुरू किया और 25 रुपये। उनका जितना पैसा पूरे साल में कवर नहीं कर पाया, जितना हमने मात्र 15-20 दिन में पैसा इकट्ठा कर लिया। तो देखो, नुकसान हुआ तो कहीं फ़ायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे को पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या आपके गांव के किसान आपके फैसले का, प्राकृतिक खेती में जाने के फैसले का समर्थन करते हैं? जी, या उनके मन में कोई संदेह है या कोई प्रतिरोध है? अब वही बात होगी ना कि माइंड सेटअप वाली, बोलने वाले को तो बोलना चाहिए। जब हमने अपने पॉली हाउस में नेचुरल फार्मिंग शुरू किया, तो वही किसान बोलते थे कि ये किसान तो पागल हो गया, इतने महंगे पॉली हाउस बनाए और कहाँ ये गोबर गोच इसमें डाल रहा है, ठीक है जी, तो ये तो फेल हो जाएगा। आज अगर उनसे ये बात करते हैं कि आप क्यों नहीं करते, ये भाई साहब कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि इसके पास तो पॉली हाउस है, पॉली हाउस में तो हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती। तो ये तो बस बोलने का चाहिए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या आपको प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए कोई प्रशिक्षण या सहायता मिली? जी बिल्कुल। कृषि विभाग के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली, जिसमें हमारे आचार्य देवव्रत जी राज्यपाल थे 2018 में, उनसे प्रशिक्षण मिला। और समय समय पे जैसे हमारे आज अभी जो प्रेजेंट में वीसी हैं राजेश्वर चंदेल जी, उस समय में वो, और अपने राकेश कंवर जी जो अभी सेक्रेटरी एजुकेशन है शिमला में, वो भी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हुआ करते थे उस टाइम। तो उनसे काफ़ी सहयोग भी मिला और जानकारी भी मिली। और इसी हिसाब से तो अभी भी टाइम पे बहुत सहयोग और जानकारी मिलती रहती है। और दूसरा, इसमें हमें जब शुरू किया तो कृषि विभाग आत्मा की तरफ से हमें इसमें गाय के लिए और जो संसाधन भंडार जहाँ हमारे दवाइयाँ बनती हैं, जैसे में प्लास्टिक के ड्रम लगते हैं, तो वो सारी चीज़ों में हमें उनसे सब्सिडी भी मिली, इसमें उसका अनुदान रहा है इसमें। तो ये जो आत्मा है, ये क्या अभी भी आपकी सहायता करती है, और अगर करती है तो किस तरह से
देखो क्या विभाग के योगदान आत्मा का रहता है? विभाग के लोग आते रहते हैं। बाकी जो फंडिंग जैसे एक क्राइटेरिया किसान के लिए रखा है कि एक टाइम में आप एक बार गाय ले सकते हैं, संसाधन भंडार बना सकते हैं, तो वो मिल गया है और बाकी नए किसानों को दे रहे हैं, वो गाय भी दे रहे हैं, संसाधन भंडार भी बना रहे हैं। आप उन अन्य किसानों को क्या सलाह देंगे जो प्राकृतिक खेती में जाने के बारे में विचार कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल किसानों से मेरा निवेदन है कि उन्हें धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग की तरफ को आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा पर्यावरण, मिट्टी, अगर वही नहीं सुरक्षित रहेगी, वही नहीं रहेगी तो क्या खेती हम कर लेंगे। और दूसरा ये है कि अगर हमें आने वाली नस्ल को, अगर हमें अपनी जनरेशन को बचाना है, तो कहीं ना कहीं अपने जो हम खेती कर रहे हैं उस विधि को हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारी जो है आने वाली नस्ल जो बच पाएंगी। आप रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किए बिना कीटों और बीमारियों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? देखिए 3 चीज़ें हैं अभी जो खेती में हमें चाहिए। सबसे पहले तो पार्ट जो आता है वो आता है न्यूट्रिशन का, कि पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन में हम जहाँ यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, एक्चुअली में जो मेन काम है वो है माइक्रोब्स का, जो एक्चुअली खेती है। तो वो यूरिया डीएपी डाल के एक तरह से हमने पौधों को वेंटिलेटर पर रखा है, और जैसे ही हमने डालना बंद किया तो वो पौधे बिल्कुल आपके सो जाएंगे। लेकिन इस विधि में क्या है, न्यूट्रिशन पार्ट में हम देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन ये मिला के जीवामृत और धन जीवामृत बनाते हैं, तो वो न्यूट्रिशन पार्ट को पूरा करता है। अगर आप के यहाँ डालने के कई तरीके हैं इसके, जैसे आप अगर मैनुअली इसको डाल रहे हैं कि हाईटेक तरीके से ड्रिप में डाल रहे हैं, तो हमने यहाँ जो ये सारा सिस्टम आप अभी देख रहे हैं सारा पूरा हाईटेक है। पूरा जीवामृत जो है ये पूरा ड्रिप के माध्यम से ही जाता है। और जो मैनुअली है, मैनुअली आप इसको जैसे कोल लगा रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, या मैनुअली हाथ से भी इसको डाल सकते हैं। धन जीवामृत जो है ठोस, जैसे हम गोबर एक तरह से बात करें, ठोस बनता है, और जो जीवामृत है लिक्विड बनता है। तो ये तो हमारे न्यूट्रिशन पार्ट को पूरा करता है। दूसरा जो आती है इसमें आती है फंगस। तीसरा आता है इसमें कीड़े। फंगस के लिए हम इसमें, जैसे हम मार्केट से केमिकल कर रहे हैं, तो जैसे फंगस में हम आपके खट्टी लस्सी का उपयोग कर सकते हैं। देसी गाय की जो खट्टी लस्सी है, लगभग 10 दिन पुरानी खट्टी लस्सी हो। सोंठ आस्तर का उपयोग करते हैं हम इसमें। सोंठ आस्तर में कुछ नहीं है, सोंठ आस्तर इसका नाम ही सोंठ आस्तर। सोंठ हम इसमें डालते हैं, दूध डालते हैं, और इसका मिश्रण बना के उसकी स्प्रे करते हैं। तीसरा इसमें जीवामृत की स्प्रे करते हैं। तो ये तो आगे इसमें फंगस के लिए। और इसमें तीसरा जो है आपका, जैसे कीड़ा कोई लगता है, ये क्या है कि ये कीड़े को मारता नहीं है, ये कीड़े को भगाता है। एक ऐसी लेयर बना देता है कि ये आपका उस फसल को आपको शक नहीं करेगा, पेस्ट जो कीड़ा जो है खाएगा नहीं। तो उसमें आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो फंगीसाइड है जैसे खट्टी लस्सी वगैरह है, या आपका कीटनाशक कीट नियंत्रण के लिए है, वो आपको एडवांस करना पड़ेगा। अगर बीमारी आ गई, आप चारों बीमारी आ गई तब स्प्रे करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पहले एडवांस में इसकी स्प्रे करनी पड़ेगी, क्योंकि एक लेयर, जैसे मान लो कीड़ों के लिए अगर हमने स्प्रे करनी है, तो कीड़ों के लिए हम इसमें करते हैं अपना नीमास्त्र की स्प्रे करते हैं, या यहाँ नीम नहीं है, कड़ुए के पत्ते होते हैं या अदरक के पत्ते होते हैं, तो उसको हम कड़ुआस्त्र भी बोल देते हैं। दूसरा इसमें हम 10 पर्णी अर्क की स्प्रे करते हैं। 10 पर्णी अर्क, जिसका नाम ही 10 पर्णी 10 पत्तों का अर्क। और तीसरा हम इसमें जैसे अग्नि अस्त्र हो गया, उसकी स्प्रे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देसी गाय के गौमूत्र, गोबर, और जो ये मैंने नाम दिया आपको, नीमास्त्र या कड़ुआस्त्र, तो इस तरह के पत्ते डाल के बनती है। या अग्नि अस्त्र है, इसमें जैसे अग्नि अस्त्र है, अग्नि अस्त्र में आपके लहसुन डलता है, तेज मिर्च डलती है, अदरक डलता है, तंबाकू के पत्ते डलते हैं, और इसमें नीम डलता है। तो ये सारे जो है गौमूत्र में पका के ये दवाइयाँ बनती हैं, उसका छिड़काव होता है। और अगर हम नीमास्त्र की बात करें तो उसको सीधा ही नीम के पत्तों को या कड़ुओं के पत्तों को नीम गौमूत्र में डालना है, और गौमूत्र में डाल के उसको बना के उसका सीधा छिड़काव आप कर सकते हैं। और 10 पर्णी अर्क है, 10 पर्णी अर्क में भी आप 10 पत्तों के, नीम हो गया, धरेक हो गया, कड़ू हो गया, ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसे पत्ते जो हमारी प्रकृति में, जिसको
गाय भैंस हमारे पशु नहीं खाते हैं, वो पत्ते हम इसमें डाल सकते हैं, 10 तरह के पत्ते, और उसको बना के लगभग इसका आपको छिड़काव करना होता है, जिससे आपके ये कीड़े जो है कंट्रोल होता है। अब सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे आपके ये नेचुरल फार्मिंग जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आपके सामने जंगल है, और जंगल में आप देखें कि सारे पौधे हरे भरे हैं, वहाँ तो कोई खाद देने नहीं गया, वहाँ कोई किसी ने स्प्रे नहीं करी, और वहाँ से आप कोई एक पत्ता उठाओ, उसका न्यूट्रिशन लैब में चेक करो, तो सारा न्यूट्रिशन पत्ते में ऐसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने सारा सिस्टम बनाया है। और अगर हम अग्नि फसलों की बात करें, सब कुछ डालने के बाद भी आज ये न्यूट्रिशन की कमी, आज ये न्यूट्रिशन की कमी है, तो हम उसको डालने के बाद भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये सब सोचने की बातें हैं कि जंगल में ऐसा मॉडल बना है और हमारे खेतों में हम डालने के बावजूद भी कमी है, तो क्या दिक्कत है? सोलन ज़िला में टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जी जैसा आप जी जी जानते जी हैं। जी जी। तो क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि टमाटर की खेती पूरा ज़िला में प्राकृतिक रूप से होगी? क्या ये संभव है? देखिए, केमिकल को पहले जब किसानों ने केमिकल शुरू किया ना, तो उनका माइंड नहीं था कि हमने केमिकल करना है, तो उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया। तो आज उनका माइंड वही बन गया कि करना है बस। पहले जो आपने एक पारंपरिक खेती का नाम लिया था, हमारे किसान जो है, हमारे बुजुर्ग जो पारंपरिक खेती कर रहे थे, धीरे धीरे उनको आदत डाली गई कि आप नहीं केमिकल करो, केमिकल करो। अगर उसको आते हुए 10 साल लगे तो उसको जाते हुए 20 साल लगेंगे। होगी, ये भी होगी। नेचुरल फार्मिंग से टमाटर भी तैयार होगा। आप कैप्सिकम देखें, टमाटर से खतरनाक तो कैप्सिकम है। जो ये आप लाल पीली जो बेल पेपर आपने देखी, उससे खतरनाक है, ये भी हो रही है।